हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का तीसरा वीडियो है। तो फिजिक्स क्लास 12th, और ये है पार्ट नंबर 3, इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3। तो पिछले जो 2 लेक्चर रहे हैं उनमें हमने क्या क्या पढ़ चुका है, एक बार वो देख लेते हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो पिछले 2 वीडियो में हम कर चुके हैं आवेश के बारे में संपूर्ण बातें हमने बता दी हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था आवेश का क्वांटीकरण हम लोग कर चुके हैं। फिर हम कूलाम का नियम कर चुके हैं। कूलाम का नियम हमने विस्तृत रूप में समझा दिया था। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं स्टार्ट एप्सिलॉन नॉट। तो आज जो हम इसमें करेंगे स्टार्ट वो करेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो संदर्भ है वो कहाँ था, यानी कि ये कहाँ पहली बार आया था हमारे सामने। तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ आया था, तो ये आया था जो कूलाम के नियम के अनुसार हमने बल निकाला था। कूलाम के नियम अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच जब हमने बल निकाला था, बिंदु आवेशों के बीच बल, तो उसका फॉर्मूला क्या था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। तो ये जो कूलाम के नियमानुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच जो हमने बल निकाला था, बल का जो फॉर्मूला था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ आया है, इस फॉर्मूले में आया है, ये आया है एप्सिलॉन नॉट। तो ये था इसका संदर्भ कि ये कहाँ आया था, कहाँ इसकी उपस्थिति थी, कहाँ हमने इसे जाना था। तो ये जाना था कूलाम के नियमानुसार बलों के सूत्र में, बल के लिए जो सूत्र था उसमें। फिर हम देखते हैं कि इसको हम कहते क्या हैं, इसका नाम क्या है, क्या इसे बोला जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं इसे। तो हम इसे कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, ठीक है, इसको हम बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, इसको हम कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं इसका आंकिक मान कितना होता है, आंकिक मान या इसकी वैल्यू कितनी है, आंकिक मान कितना है इसका। तो आंकिक मान निकालने के लिए हमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, जब हम कूलाम का नियम बता रहे थे तो हमने बताया था कि सपोज कीजिए 2 बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। तो जो कूलाम और ये इनके बीच की दूरी हो गई स्मॉल r। तो कूलाम का जो नियम था, कूलाम के नियम अनुसार जो बल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, बल किसके अनुक्रमानुपाती था, तो बल अनुक्रमानुपाती था Q1 × Q2, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। ये बात हमने जानी थी। फिर हमने क्या करा था, फिर हमने जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया था तो एक कांस्टेंट लगाया था K, और ये जो K है हमने क्या किया था, इसके K के 2 वैल्यूज रखी थी। या तो हमने कहा था कि K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹, या फिर हमने बताया था कि K की जगह हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 बातें थी जो कि K की वैल्यूज थी। ये जो कांस्टेंट K है, इस K की जगह हम 2 चीज़ें पुट कर रहे थे फॉर्मूले में जब हमने कूलाम का नियम बताया था। तो K की जगह आया था 9 × 10⁹, ये इसकी वैल्यू थी पूरी K की, और K का जो फॉर्मूला था वो क्या था, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी किसका मान है, K का, और ये भी किसकी वैल्यू है, K की। तो दोनों चीज़ें किसकी वैल्यूज है, K की, यानी कि ये भी K है और ये भी K है, यानी कि दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो हमें पता चला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर है, 9 × 10⁹ के। भाई ये किसकी जगह आया है, K की जगह। ये जो वैल्यू है किसकी जगह थी, K की जगह, और ये भी वैल्यू जो है किसकी जगह थी, K की जगह। तो ये दोनों आपस में बराबर हुई ना।
तो अब हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मान, तो हम क्या करेंगे 4 पाई को हम यहाँ पहुँचा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई। ठीक है, अब इसे हम इन्वर्स कर देते हैं, क्योंकि ये तो अभी तो 1/4 पाई 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई है, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है। तो हम इसे क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। तो जो हमने पिछले पेज पे जो लिखा था वो क्या लिखा था, 1 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई। अब हमने इसे इन्वर्स कर दिया, एप्सिलॉन चला गया ऊपर और ये सब आ जाएंगे 1 में, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई। और जब इस पूरी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू हम सभी जानते ही है 3.14 होती है, तो जब हम इसे पूरा सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे ही आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो ये है एप्सिलॉन नॉट या निर्वात की वैद्युतशीलता का आंकिक मान। कभी कभी ये आंकिक मान पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हमें ये एग्जैक्ट जितना है उतना याद होना चाहिए। कभी कभी हमें इसकी वैसे भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब हम देखते हैं इसका मात्रक क्या है, इसके मात्रक या फिर यूनिट क्या है। देखिए जनरली हम क्या करते हैं, मात्रक दो पद्धतियों में निकाले जाते हैं। एक पद्धति में निकालते हैं हम लोग एसआई पद्धति में, ठीक है, एक मात्रक जो निकाला जाता है वो किस में निकाला जाता है, एसआई पद्धति में। और दूसरी बार जब हम निकालते हैं तो वो निकालते हैं एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, ठीक है। तो एसआई पद्धति में हम निकालते हैं स्टार्टिंग में, और फिर जब उसकी विमा ज्ञात कर लेंगे तो विमा ज्ञात करने के बाद हम निकालेंगे एमकेएस पद्धति में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए हमें बल का फॉर्मूला लिखना होगा। कूलाम के नियम अनुसार जो बल का फॉर्मूला था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। चूँकि हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो हमें बाकी सब चीज़ों के मात्रक रखने पड़ेंगे। तो F का मात्रक, F क्या है, बल का मात्रक इज इक्वल टू 1/4 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं, यहाँ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इंटू Q1 का मात्रक इंटू Q2 का मात्रक अपॉन R का मात्रक, और फिर क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमें तो इसका मात्रक निकालना है, ठीक है। तो F क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, हम सभी जानते हैं बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमें ज्ञात करना है। Q1 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। Q2 क्या है, आवेश, आवेश का पुनः मात्रक क्या होगा, कूलाम। और अपॉन R दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और क्या है इसका स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाएंगे और ये बाकी जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा बटे में न्यूटन, तो 1/न्यूटन इंटू ये कूलाम, तो कूलाम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलाम का स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर। तो क्या मात्रक बन गया फ्रेंड्स इसका, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, इसे आप निकालना सीख लें, क्योंकि ये चीज़ें या तो बिल्कुल एग्जैक्ट रटी हुई हों तभी हम याद कर पाएंगे, अदरवाइज हम निकालना सीख लें ताकि अगर एग्जाम में आए तो हम फटाफट वहाँ पे निकाल दें। और उतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं इसकी विमा, इसकी डायमेंशन क्या है। तो विमा क्या है, विमा के लिए पुनः हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे बल का। तो बल का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो चूंकि हमें एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है तो बाकी चीज़ों की विमा रखनी होगी, तो F की विमा इज इक्वल टू 4 पाई की तो कोई विमा होगी नहीं, एप्सिलॉन नॉट की विमा
इंटू Q1 Q2 की विमा और बटे में R की विमा और फिर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आते हैं और बाकी F को यहाँ ले आते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा और फिर ये F की विमा यहाँ आ जाएगी 1/F की विमा इंटू Q1 Q2 की विमा अपॉन R स्क्वायर की विमा। R स्क्वायर की विमा या R की विमा का स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो F क्या है, बल की विमा क्या होती है MLT-2। Q1 क्या है, आवेश की विमा क्या होती है AT। Q2 दोबारा से क्या है, आवेश, तो आवेश की विमा पुनः क्या हो गई AT अपॉन R क्या है, दूरी की विमा क्या होती है L और इसका क्या है स्क्वायर है या L2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, साफ थोड़ा छोटा हो गया ना, फटाफट से दोबारा बता देते हैं। तो बल का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है तो इसे यहाँ ले जाएंगे और F को यहाँ ले आएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πF Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की विमा इज इक्वल टू 1/4π की तो कोई विमा होगी नहीं, F की विमा इंटू Q1 की विमा इंटू Q2 की विमा अपॉन R की विमा और इसका स्क्वायर। तो F क्या है, बल की विमा क्या होती है MLT-2। देखो बल की विमा हमें हमेशा ही याद रहनी चाहिए क्योंकि काफ़ी जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे याद नहीं याद कर लेंगे। Q क्या है, आवेश की विमा AT और पुनः Q2 क्या है, आवेश, तो आवेश की पुनः विमा हो जाएगी AT और R दूरी की विमा क्या हो जाएगी L और उसका स्क्वायर यानी कि ये हो गया L2। तो अब हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है केवल A और A क्या हो जाएगा A2, T और T ऊपर T और T T2, A2 T2 M, यहाँ एक L है यहाँ दो है तो क्या हो जाएंगे L3 और T-2। अब इन हम ऊपर लेके जाएंगे तो M ऊपर जाके कैसे, यहाँ तो प्लस का 1 माना जा रहा है, ऊपर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का 1 M-1, L ऊपर जाके कैसे हो जाएगी -3, T ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, दो पहले से ही हैं, दो और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे T4 और A2। तो ये आ गई है एप्सिलॉन नॉट की विमा। और ये जो एप्सिलॉन नॉट की विमा आई है इसकी सहायता से हम पुनः एक मात्रक बनाएंगे। M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम। L का मतलब होता है लेंथ किसका मात्र, लेंथ किसके लिए यूज होता है, दूरी लंबाई के लिए, और उसका मात्रक क्या होता है मीटर। T का मतलब होता है टाइम यानी कि समय के लिए क्या मात्रक होता है सेकंड, और A क्या है एम्पियर। तो एक मात्रक ये भी बन जाएगा और ये जो मात्रक होगा ये होगा MKSA पद्धति में। जो पहले हमने मात्रक निकाला था कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, वो मात्रक था SI पद्धति में। ये जो मात्रक हमने निकाला है ये निकाला है हमने MKS पद्धति में। तो ये था हमारा एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने क्या क्या जान लिया है। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने जाना कि ये कहाँ था, यानी इसका संदर्भ क्या था। फिर हमने इसका आंकिक मान ज्ञात किया कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। फिर उसके बाद में हमने इसका मात्रक देखा SI पद्धति में। फिर उसके बाद हमने इसकी विमा देखी, विमा हमने, और लास्ट में हमने देखा इसका MKS पद्धति में मात्रक। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में जानी है, और बीच में हमने ये भी जाना था कि इसको क्या कहते हैं, क्या
कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने एप्सिलॉन नॉट के बारे में जान ली हैं। तो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैरावैद्युतांक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक को हम इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पैरावैद्युतांक क्या है? सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। तो जैसे कि हमने बताया था कि कूलाम का नियम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये माना था कि दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है। ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2 और इनके बीच की हो गई डिस्टेंस R। ठीक है, तो अभी जब इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ भी पदार्थ नहीं है, कोई पदार्थ इन आवेशों के बीच में नहीं है, ठीक है, इन आवेशों के बीच में कोई भी नहीं है, ये दोनों आवेश कहाँ रखे हैं? निर्वात में। कहाँ रखे हुए हैं? निर्वात में ये दोनों आवेश उपस्थित हैं। तो इस समय इनके बीच में जो बल होगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो ये होगी प्रथम स्थिति, जबकि दोनों के बीच में, दोनों कहाँ हैं? निर्वात में। ये हो गई प्रथम स्थिति, जबकि दोनों कहाँ उपस्थित है? दोनों आवेश निर्वात में। और ये हो गया फर्स्ट वाला बल, प्रथम स्थिति में बल। अब यही दोनों आवेश हैं, यही दोनों आवेश हैं, वही इन दोनों के बीच की दूरी है Q1 Q2। लेकिन अब ये जो आवेश हैं इनके बीच में आ गया है माध्यम, इनके बीच में आ चुका है एक माध्यम, यानी ये दोनों आवेश इस समय कहाँ उपस्थित हैं? किसी माध्यम में उपस्थित हैं। इन दोनों के बीच में इस समय एक माध्यम है, मान लीजिए कोई माध्यम है, मान लीजिए हमने कागज़ ले लिया कि इनके बीच में क्या है? इस समय कागज़ है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि क्या दोनों आवेशों के बीच बल अभी भी उतना ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों के बीच में कौन आ चुका है? कागज़ आ चुका है। भाई पहले क्या था? कुछ भी नहीं दोनों के बीच में, पहले दोनों के बीच में कुछ नहीं था, निर्वात था, तो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे थे। लेकिन अब दोनों के बीच में क्या आ गया है? कागज़ आ गया। तो ये कागज़ क्या करेगा? इन दोनों के बीच लगने वाले बल को क्या करेगा? कम कर देगा, घटा देगा। तो अब इनके बीच जो बल होगा वो होगा F सेकेंड इज इक्वल टू, ये द्वितीय स्थिति है तो इसलिए मैंने बल दिखा दिया सेकेंड लिख के, F सेकेंड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। और अब क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन, क्योंकि अब क्या आ चुका है? माध्यम, Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये हो गया सेकेंड स्थिति में बल। तो अब हम देखते हैं पैरावैद्युतांक क्या है। पैरावैद्युतांक के बारे में कई संदर्भ बनते हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बल के आधार पर। पैरावैद्युतांक जो हम समझते हैं वो समझते हैं बल के आधार पर। देखिए पैरावैद्युतांक क्या है? निर्वात या वायु वाली जो स्थिति थी, निर्वात वाली स्थिति में आवेशों के बीच बल, निर्वात की स्थिति में आवेशों के बीच बल यानी कि F फर्स्ट, तथा माध्यम वाली स्थिति में, माध्यम वाली स्थिति में आवेशों के बीच बल यानी कि F सेकेंड, यानी कि इस समय जो बल था वो वाला बल और इस समय जो बल है वो वाला बल का जो अनुपात है, के अनुपात को माध्यम का पैरावैद्युतांक कहते हैं। यानी कि पैरावैद्युतांक क्या है? पैरावैद्युतांक असल में बलों का अनुपात है। कौन कौन से बलों का? तब उस स्थिति में बल जबकि
दोनों आवेशों के बीच में क्या था, निर्वात। तो निर्वात वाली स्थिति में आवेशों के बीच बल, तथा उस स्थिति में जबकि दोनों के बीच क्या है, माध्यम, तो तथा माध्यम वाली स्थिति में आवेशों के बीच बल के अनुपात को, यानी इस वाले बल और इस वाले बल का जो अनुपात है उसे हम बोलते हैं माध्यम का पैरावैद्युतांक, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल के से। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो पैरावैद्युतांक का क्या फॉर्मूला बनेगा, निर्वात की स्थिति में बल बटे माध्यम की स्थिति में बल, माध्यम की स्थिति में बल। आप बिल्कुल कॉपी में इसी तरह से नोट्स बनाइए, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। ये मैं नोट्स ही बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप बिल्कुल ऐसे ही उतारते चले जाइए, एकदम परफेक्ट नोट्स होंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, इन नोट्स में से मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और सभी जो कंसेप्ट हैं A to Z सभी क्लियर किए जाएंगे। तो निर्वात वाली स्थिति में बल क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। एक तो कंसेप्ट ये हो गया पैरावैद्युतांक का कि निर्वात की स्थिति में बल अपॉन माध्यम की स्थिति में बल। अब सेकंड वाला बल रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचेगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पहुँच जाएगा ऊपर, क्योंकि सबसे नीचे तो सबसे ऊपर पहुँचेगा, और इसके बटे में क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो पैरावैद्युतांक का दूसरा संदर्भ तैयार हो गया है ये। और ये क्या है, वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता ये थी माध्यम की वैद्युतशीलता और ये थी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो दूसरा संदर्भ जो डेफिनेशन का है इसका वो ये है, सेकंड संदर्भ है इसका, वैद्युतशीलता के आधार पर, वैद्युतशीलता के आधार पर दूसरा संदर्भ इसका ये हो गया है, ठीक है, वैद्युतशीलता के आधार पर। और क्या, ये किसकी वैद्युतशीलता थी, माध्यम की वैद्युतशीलता। और ये किसकी वैद्युतशीलता थी, ये थी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो सेकंड डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात माध्यम का पैरावैद्युतांक कहलाता है। तो दो आधारों पर हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है, एक बल के आधार पर और एक वैद्युतशीलता के आधार पर। एक इसकी तीसरी डेफिनेशन भी बनेगी जो कि चैप्टर नंबर 4 जो वैद्युत धारिता वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम इसकी डेफिनेशन एक बार बनाएंगे। तो ये था हमारा पैरावैद्युतांक, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे और समझ लेते हैं। मान लीजिए दो आवेश हैं, एक आवेश है ये, एक आवेश है ये अभी निर्वात में है दोनों आवेश, ये Q1 और ये Q2 निर्वात में है ये भी। अभी मान लीजिए इनके बीच जो बल लग रहा है वो लग रहा है 40 न्यूटन का बल इनके बीच में लग रहा है। अब हमने इनके बीच में एक पदार्थ शामिल करा दिया, मान लीजिए पदार्थ है कांच, और जैसे ही हमने यहाँ पे पदार्थ कांच शामिल कराया तब ये बल रह जाता है घटके 10 न्यूटन, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई नया पदार्थ प्रवेश कराया इनके बीच में, मान लीजिए पदार्थ है हमारा, जो पदार्थ है वो मान लिया हमारा है कागज, और अब जो बल रह जाता है दोनों के बीच में वो रह जाता है 20। मान लीजिए कोई तीसरा पदार्थ हम लोग शामिल करा रहे हैं इनके बीच में, ठीक है, तेल मान लीजिए, तो इनके बीच में हमने जो शामिल कराया वो कराया तेल, और अब जो बल रह जाता है वो रह जाता है मान लीजिए 30। जब निर्वात था तो निर्वात की स्थिति में बल कितना था 40, कांच की स्थिति में बल कितना रह गया 10, कागज की स्थिति में बल कितना रह गया 20,
और तेल की स्थिति में बल कितना रह गया 30। तो बल को इस कांच ने बल को कितने गुना कम कर दिया, इस बात को सोचिए आप। पहले कितना था 40 और 40 से कितना रह गया है 10, तो कितने गुना कम हो गया 4 गुना। ठीक है, तो ये हो गया कांच का पैरावैद्युतांक, यानी कि कांच ने बल को 4 गुना कम कर दिया। तो ये हो गया कांच का पैरावैद्युतांक। यहाँ बल कितना रह गया है 20, तो कितने गुना कम हो गया है 2 गुना। भाई 40 था 20 रह गया, तो 2 गुना ही तो हो गया, 20 दूनी 40 ही तो होता, तो कितने गुना कम कर दिया है 2 गुना कर दिया है। तो ये हो गया इसका पैरावैद्युतांक 2। और यहाँ कितना कर दिया है 40 था 30 रह गया, तो इसे हम कह सकते हैं 4/3 गुना कम कर दिया है, 4/3 गुना। तो ये हो गया इसका पैरावैद्युतांक 4/3। यानी पैरावैद्युतांक का मतलब ये है कि वह पदार्थ बल को कितने गुना कम कर देता है, कितने गुना कम कर देता है, इसी को हम बोलते हैं पैरावैद्युतांक। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक पैरावैद्युतांक का। इसके बारे में हमने संपूर्ण रूप से जान लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र या फिर हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है क्या, क्या होता है। फिर हम ये जानेंगे कि इस वैद्युत क्षेत्र को कौन उत्पन्न करता है। भाई कोई चीज है तो कोई ना कोई तो उसे उत्पन्न करेगा ही, कोई ना कोई तो बनाएगा ही। तो हम ये जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र को कौन उत्पन्न करता है। फिर तीसरी बात हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में जो कण हैं, आवेशित कण हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि प्रोटॉन है, तो आवेशित कणों का व्यवहार कैसा होता है, आवेशित कणों का व्यवहार कैसा होगा, यानी कि वो किस तरह का अनुभव उस वैद्युत क्षेत्र में करेंगे। और फिर हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र में जो कणों पर जो बल लगता है, उस बल का परिमाण, उस बल की वैल्यू क्या होती है। और फिर बाद में हम अंतिम रूप से जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को आप संपूर्ण रूप में जब करेंगे तभी वो टॉपिक आपकी समझ में पूर्ण रूप से आता है। हम क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट करा तो हमने क्या करा, वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिखी, या तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी डेफिनेशन लिखी, बात खत्म। ऐसे नहीं होता है, हमें उस टॉपिक को पूर्ण रूप से संपूर्णता में समझना होता है, तभी हम उस टॉपिक की सही समझ और समझ बना पाते हैं, और तभी वो हमें टॉपिक आसानी से याद रह पाता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें क्षेत्र आया है, क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जगह। तो सबसे पहली बात यह है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, कोई ना कोई जगह है। क्या है, कोई ना कोई जगह है। कैसी जगह है ये हमें सोचना है। तो ये एक ऐसी जगह है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई आवेशित कण रखें, तो उस आवेशित कण पर बल लगना शुरू हो जाए, उस आवेशित कण पर बल लगे, ये है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसी जगह होती है कि यदि उस जगह पर हम कोई आवेशित कण रखें, आवेशित कण यानी कि जिस पर आवेश हो, उस कण को हम बोलते हैं आवेशित कण। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज बताया था 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹। तो आवेशित कण जब हम रखें उस जगह, तो उस कण पर क्या लगे, बल लगे। अगर उस कण पर बल लग रहा है तो वहां वैद्युत क्षेत्र है, और यदि उस कण पर बल नहीं लग रहा है तो वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं है। मान लीजिए ये एक जगह है,
ठीक है, ये एक जगह है और इस जगह पे हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है, इस जगह पे हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा और हमने पाया कि भाई इस इलेक्ट्रॉन पे कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बल ही नहीं लग रहा है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अब हमने यहाँ क्या रखा, ये दूसरी जगह है, हमने वो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा तो यहाँ हमने लिखा बल नहीं लग रहा। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो यहाँ पर बल लगने लगता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर बल नहीं लगा, आवेशित कण पर बल नहीं लग रहा है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये वैद्युत क्षेत्र नहीं है। और चूंकि यहाँ बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेशित कण पर बल लग रहा है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि कोई आवेशित कण रखा जाए तो उस आवेशित कण पर बल लगने लगता है। उसके बाद हम समझते हैं आप इस वैद्युत क्षेत्र को कौन उत्पन्न करता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कौन करता है? तो कोई आवेश, कोई भी आवेश, आवेशित कण कह लें, कोई भी आवेशित कण अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि कोई भी जो आवेशित कण होगा, मान लीजिए प्रोटॉन है। प्रोटॉन कैसा कण होता है? आवेशित कण होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। तो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या करेगा? ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्माण करेगा, और ये जो क्षेत्र निर्माण करेगा, ये क्षेत्र होगा वैद्युत क्षेत्र। यानी कि वैद्युत क्षेत्र कौन निर्मित करता है? वैद्युत क्षेत्र खुद आवेश निर्मित करते हैं। जब भी कोई आवेश होता है तो वो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। मान लीजिए ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया, और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई दूसरा कण इलेक्ट्रॉन रखा तो इस पर बल लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रोटॉन ने क्या करा? अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बना लिया, और उस वैद्युत क्षेत्र में हमने इलेक्ट्रॉन दूसरा आवेशित कण लेकर आए हैं, तो इस आवेशित कण पे क्या होगा? बल होगा। अब ऐसे ही जब ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये भी तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन भी अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन के वैद्युत क्षेत्र में ये प्रोटॉन रखा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, प्रोटॉन ने भी वैद्युत क्षेत्र बनाया और उसके वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन रखा गया है, और इलेक्ट्रॉन ने भी वैद्युत क्षेत्र बनाया और इलेक्ट्रॉन के वैद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन रखा है। तो दोनों कण वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो दोनों पर आपस में बल लगेगा। ठीक है, तो हमने दूसरी बात जानी है कि वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है। तो कोई भी आवेशित कण अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर है आवेशित कणों का व्यवहार कैसा होता है। तो अब हम जानते हैं कि आवेशित कणों का व्यवहार कैसा होगा। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि जब भी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में हम कोई भी आवेशित कण रखेंगे, तो वह कण एक बल का अनुभव करेगा, जिसे हम वैद्युत बल कहेंगे, जिसे वैद्युत बल कहा जाएगा। ठीक है, और उस बल के कारण क्या होगा? उस बल के कारण कण जो है विचलित होगा। यानी कि अगर वह कण चल सकता है, फ्री टू मूव है, यानी कि वह कण चलने के लिए स्वतंत्र है, तो वो कण क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा चलने के। यदि बल इतना ज़्यादा लग रहा है कि वह कण चल सके, तो वह कण क्या होगा? चल सकेगा। सपोज कीजिए ये कण है और ये वैद्युत क्षेत्र है। अब इस पर हल्का सा बल लगा, लेकिन वो बल इतना कम है कि वो चल नहीं पा रहा है, तो नहीं चलेगा।
अगर बल ज़्यादा लग रहा है तो क्या होगा, चलने लगेगा। ठीक इसी तरह से कण पर यदि बल कम लग रहा है तो हो सकता है वो ना चले, इतना बल नहीं है कि वो चला सके, लेकिन हो सकता है कि कण पर बल ज़्यादा लगे तो वो कण क्या होगा, चलने लगेगा, विचलित होगा। यदि कण पहले से ही चल रहा है, पहले से ही चल रहा है तो क्या होगा, यदि कण पहले से ही चल रहा था उसमें वैद्युत क्षेत्र में, तो हो सकता है उसकी स्पीड घट जाए। ठीक है, हो सकता है कि उसकी स्पीड में क्या हो जाए, चाल जो है वो क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए। चाल के साथ साथ हो सकता है कि उसकी दिशा परिवर्तित हो जाए। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, उसकी चेंज हो जाएंगी, चाल व दिशा बदल सकती हैं, चाल व दिशा बदल सकती हैं। तो ये सब बातें जो हैं होंगी यदि हम कण को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे। उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि बल कितना होगा, बल तो हमने जान लिया लगेगा, तो बल कितना होगा। बल के लिए एक फॉर्मूला हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम बनाएंगे। बल का जो मान है वो होगा F = QE। ठीक है, F = QE। ये फॉर्मूला हमारे आगे के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए, आगे थ्योरी को समझने के लिए हमें बार बार यूज़ होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस फॉर्मूले को आप फिलहाल यहाँ याद कर लें। हम अभी जब आगे तीव्रता की डेफिनेशन करेंगे तो उसमें हम इसे समझेंगे कि इस प्रकार ये फॉर्मूला बना है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो पूरी देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।